एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 एग्ज़ाम जो हुआ था उसको मैं आज करवाने वाली हूँ व्याख्या सहित। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 17 जून 2023। फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है, सॉरी क्वेश्चन पेपर है, जो 25-25 करके मैं इसको 4 भागों में करवाऊंगी, क्योंकि व्याख्या सहित मैंने करवानी है तो समय ज़्यादा लगेगा। और एक वीडियो में 25-30 मिनट लग जाएंगे या इससे ज़्यादा, क्योंकि व्याख्या सहित आप भी देखेंगे किस तरह के प्रश्न आज के वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ। तो आगे भी इसके वीडियो क्लास बनेंगे 3। तो जो भी पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो व्याख्या सहित करवाऊंगी ताकि आप भी इसको अच्छे से पूरे चारों ऑप्शनों को डिटेल में कर सकें, और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं या पिछले जितने भी हुए हैं उन सारे प्रश्नों को इसी तरह से व्याख्या सहित करना है अपने चारों ऑप्शनों को, ताकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिट हो। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है आषाढ़ के एक दिन में? तो ये करता है संगनी। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है 1958 की है, और इसमें पतंजलि का उल्लेख संगनी करती है। तो ये मेंशन है यहाँ पे उल्लेख व्याख्या सहित में। और यहाँ पे जो आषाढ़ का एक दिन है उसके जो पुरुष पात्र हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम अगर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है 25 से या 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। इन डेप्थ आप अगर चारों ऑप्शनों को पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई ही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें जो पुरुष पात्र हैं उनको देख लीजिए, जिसमें कालिदास एक कवि हैं, दांतुल राजपुरुष, मातुल कवि विलोम ग्राम पुरुष है, निषेप ग्राम पुरुष है, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक भी अधिकारी है। और जो इसमें स्त्री पात्र हैं वो है अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है, मल्लिका उसकी पुत्री है, रांगिणी नागरी सांगनी नागरी है, प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी है। तो ये स्त्री पात्र पुरुष पात्र को ध्यान में रखिएगा, साथ ही इसके सन को ध्यान में रखिएगा, कौन सी गद्य विधा से है, ये नाटक गद्य विधा से है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इन डेप्थ इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए, जिसमें सही उत्तर इसका जो होगा वह है ऑप्शन डी। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जिसमें देश का धन किसका है? तो ये राधा मोहन गोकुल का है, गुलामगिरी ज्योतिराव गोविंद राव फुले का है, स्त्री पुरुष तुलना ये ताराबाई शिंदे का है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये कुछ अलग हटके प्रश्न इस बार इसमें पूछा गया है, तो इनको देखिएगा और ध्यान से आगे भी तैयारी करिएगा, इसी तरह के क्या पता आगे प्रश्न पूछे जाए। अगला जो प्रश्न है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं, रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहो। तो ये जो कथन है, ये कथन किसमें से, ये जो संवाद है ईदगाह कहानी के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा है मोहसिन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, जिसमें ये जो संवाद है मुंशी प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी से मोहसिन का है। ईदगाह कहानी जो है हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन चांद पत्रिका 1933 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला जो लाइन बनता है कि ईदगाह कहानी के पात्र कौन कौन से, पात्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हामिद अमीना महमूद मोहसिन नूरे सम्मी आदि हैं। और प्रेमचंद की जो अन्य कहानियां हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, साथ ही इनके सन मेंशन किए हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी रिपीट होते हैं। तो नमक का दरोगा 1913 की है, ईश्वरीय न्याय 1917 की है,
बूढ़ी काकी 1920 की है, सवा सेर गेहूं 1924 की है, शतरंज के खिलाड़ी 1924 की है, दो सखियां 1928, अलगोजिया 1929, पूस की रात 1930, सदगदी 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936 का है। अगला जो प्रश्न बनता है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आंसू फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और जो बाकी यहाँ पे इतिहासकार दिए हुए हैं उनके कौन कौन से कथन हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए हैं, जिसमें भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये एक यहाँ पे कथन है प्रसिद्ध, यहाँ पे पूछा गया है ना, तो अन्य जो ऑप्शन में दिए हैं ना इतिहासकार, उनके और कौन कौन से प्रसिद्ध कथन बनते हैं उनको लगाया हुआ है यहाँ पे। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन का कथन है। कली काल का वाल्मीकि नाभादास का है। जातीय कवि रामविलास शर्मा का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विशेष विराट चेष्टा है। तो ये इनका अलग से हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग से कथन बताया है। उसके बाद अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गान की पंक्तियां कौन सी हैं? तो ये चार पंक्तियां दी हुई हैं, तो इसमें से आपको छांट के बताना है कौन कौन सी ये पंक्तियां। तो मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थ के पहाड़ खड़े कर दिए विवेक को मार डाला, तर्क की जुबान बंद कर दी, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। तो इसमें आपने बताना है कि अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए जाने वाले कौन से कथन हैं। तो इसमें जो कथन बनता है वो है ए, बी और ई का बनता है। जो पागल द्वारा गाए जाने वाले जो कथन है, ए, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, और यहाँ पे तीसरा जो है कथन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये तीन कथन बनते हैं पागल द्वारा गाए जाने वाले। तो यही आपको छांट के बताना था। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन डेप्थ में कि मुक्त बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के चौथे खंड के तीसरे बंद में वह को सिरफुरा पागल की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी इन डेप्थ में ये लाइन दी गई है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब एग्जाम में। जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के साथ मैं को अपनी निसंगता और आत्मलीनता के लिए धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। और कौन से गीत गाता है यहाँ पे मेंशन देखिए, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। तो आगे से पहली लाइन के भी दे के प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका है ये, किस कविता से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है, किसने ये कहा है ये गीत। तो ये सब पूछा जाता है। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। अतः दिए गए विकल्प में ए ऑप्शन जो है, जो अभी मैंने आपको बताया वो सही है। अगला जो बनता है इसकी अच्छी और महत्वपूर्ण लाइन कि अंधेरे में कविता मुक्त बोध ने आशंका के द्वीप शीर्षक से 1957 में लिखना प्रारंभ किया था। 1962 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई। बाद में 1964 में इसे काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित कर दिया। तो ये अंधेरे में जो ये लाइनें दी गई है ना एक्स्ट्रा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इन डेप्थ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कृपी जो कि किसकी है, किस नाटक से ली गई है, इसको आपने यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो कृपी जो रचना है ये एक द्रोणाचार्य की है और शंकर शेर इसके रचनाकार है। प्रकाशन वर्ष इसका 1977 है। किन्नी आधे अधूरे रचना है और रचनाकार जो इसके हैं मोहन राकेश है, 1969 की है। जमुना बहन महाभोज रचना है
महाभोज रचना से है पात्र, और इसके जो रचनाकार है मनु भंडारी हैं, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 1982 हुआ है। कल्याणी चंद्रगुप्त रचना से ली गई है पात्र, और इसका जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है, और प्रकाशन वर्ष इसका हो जाएगा 1931। तो ये प्रश्न बन गया। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हैं, वो आपने बताने हैं। तो ये यहाँ पे 3 ABCDE करके दिया हुआ है। तो इसमें जो सही इसका उत्तर बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुलपति मिश्र बेनी बंदीजन गवाल कवि रीति ग्रंथकार कवि है, जबकि मुंशी हंसराज गुमान मिश्र रीतिकाल के अन्य कवियों में आते हैं। और ये रीति ग्रंथकार की रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि जब रीतिकाल के रीति ग्रंथकार के जो ये प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी रचनाएं भी बहुत बार पूछी गई हैं सिंगल सिंगल करके, कि युक्ति तरंगिणी किसकी है, रस रहस्य किसकी है, संग्राम सार किसकी है, नक्सिक किसने लिखा है। तो ये सब देखे, नक्सिक यहाँ पे भी है, और कुलपति मिश्र का भी है, गवाल का भी है। तो ये सब ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो कुलपति मिश्र की जो रचनाएं हैं, रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नक्सिक, संग्राम सार इत्यादि। बेनी बंदीजन की जो है टिकेत राय प्रकाश, रस विलास, भड़ोवा संग्रह। उसके बाद गवाल कवि का यमुना लहरी, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, हमीर हट, गोपी पच्चीसी, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, भक्त भावना। ये सब चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। और जो अन्य कवि हैं उनकी भी यहाँ पे रचनाएं लगा दी हैं, जिसमें बख्शी हंसराज की जो है स्नेह सागर, विरह विलास, 12 मासा आदि। गुमान मिश्र का है नेज़ काव्य, ये बार बार पूछा गया है कई बार। और उसके बाद कृष्ण चंद्रिका, छंदाटवी, ये इसकी रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसका है। तो ये है भेड़ चराने वाले का। तो यहाँ पे इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, ये जो कथन है सरदार पूर्ण सिंह की कृत मजदूरी और प्रेम निबंध से भेड़ चराने वाले के बारे में है। जबकि देखिए यहाँ पे अब इसका पूरा डिटेल भी दे दिया गया है कि कथन किसके बारे में है। पहली बात तो इसका प्रश्न आगे अगर एग्जाम में बनेगा तो ये कथन किसका है, तो ये बन जाएगा सरदार पूर्ण सिंह का लिखित है। किससे लिया है, तो मजदूरी और प्रेम से लिया है। किसके बारे में है, तो भेड़ चराने वाले के बारे में है। तो इस तरह के प्रश्न इन डेप्थ पूछे जाते हैं। जबकि जल्द साज बाग का माली, हल चलाने वाला इस निबंध के अन्य पात्र हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, नाटक को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के साथ और अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो मतलब व्यवस्थित क्रम में लगाना है, पहले उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ABCDE, तो इनको आपने व्यवस्थित करके लिखना है। तो भारत सौभाग्य जो है वो अंबिका दत्त व्यास की है, 1887 ईस्वी का प्रकाशन है। राजश्री जयशंकर प्रसाद की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1915 का है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1969 का है। चरण दास चोर हबीब तनवीर का है जो कि 1975 की है। बटोही ऋषिकेश सुलभ की है जो कि 1907 की है। अगला जो प्रश्न बनता है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली। तो ये आपने बताना। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत दिल्ली दरबार दर्पण जो कि 1877 की है, निबंध के अनुसार किलात के खां को एक हाथी जिसमें 4000 की लागत का होदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचौबी, कपड़े, कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 रुपये तक की कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी। उसके बाद यहाँ पे भारतेंदु की निबंध भी मेंशन कर दिए हैं क्योंकि निबंध से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, भ्रूण हत्या, काशी मणिकर्णिका,
भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इत्यादि, ये इनके निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। उसके बाद पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको भी क्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका डी होगा। तो यहाँ पे पहले जो आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनका जन्म वर्ष है 1770 से 1850 ईस्वी। और कॉलरिज का है 1772 से 1834 ईस्वी। मैथ्यू अर्नाल्ड का है 1822 ईस्वी से 1888 ईस्वी। टीसी इलियट का 1888। आई ए रिचर्ड का 1893। तो ये इनका सही जन्म वर्ष के अनुसार अनुक्रम में लगाया हुआ है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें स्त्री पात्र को उनके पति या प्रेमी के साथ सुमेलित करना है। तो वो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे देख लेते हैं। जो शीलो है, इसके जो पति या प्रेमी है रतन है, तारा का अशद है, कनक का पूरी जयदेव है, उषा जय राजेंद्र की है। उसके बाद यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग वतन और देश 1958 की है। तो प्रथम भाग का क्या नाम है, तो इसका सन क्या है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन डेप्थ प्रश्न पूछा जा रहा है तो आगे इसको पूछा जा सकता है। दूसरा भाग है देश का भविष्य, जो कि 1960 की है। अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ पे मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप में दिया था, तो ये दिया था चेथरिया पीर का। तो फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास मैला आंचल 1954 की है, जो कि बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चैथरिया पीर का रूप दिया था। और यहाँ पे देखिए कितने इन डेप्थ पूछा है प्रश्न कि बावन दास के मृत्यु स्थल को क्या नाम दिया ग्रामीणों ने। तो यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल के मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मीदासी, बावनदास, बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ, कमली, ममता आदि हैं। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। तो इसको हम देख लेते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का जो विषय वस्तु है वो है आयु और ऋतुओं का संबंध, और इसके जो निबंधकार है कुबेरनाथ राय हैं। उठ जाग मुसाफिर, और इसका विषय वस्तु है मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम। इसके जो निबंधकार हैं विवेकी राय। शिव मूर्ति के जो विषय वस्तु है कल्याण का रूप, और इसके जो निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका विषय वस्तु है नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, और इसके निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ पे शरद के संबंध में उपर्युक्त कथन कौन कौन सा सही है, वो आपने यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो सही जो कथन बन जाएगा वो है ऑप्शन सी। बी, सी और डी आएगा। बी, सी और डी ये ऑप्शन सही होंगे। तो नीचे हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 ईस्वी प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, और शरद के संबंध में निम्नलिखित जो कथन है वो है गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं था, और शरद बाबू की रचनाओं में बिरजबहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। तो ये इनके सही ऑप्शन है। मैं प्रश्न दोबारा दिखा देती हूँ कि शरद के संबंध में उपर्युक्त कथन बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, और ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। बी, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है, तो ये माना है धर्म को। तो वे लिखते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है। तो धर्म को ही उन्होंने उन्नति का मूल माना है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है
यहाँ पे मेंशन है, जिसमें उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, ये क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक से ली गई है और इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद मुर्दैया जो है, सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना ना जेवे हमार बलमा। ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर तुलसी राम की है। अगला जो कथन दिया है कि संस्कृत के 4 उपाध्याय, और इसका जो कथन बनेगा इसमें, तुलसी गंग दोए भये सुखविन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो इसके जो वो हैं रचनाकार, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह आवारा मसीहा के हैं, जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया, और ये विष्णु प्रभाकर की है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक क्या हैं? तो इसमें जो सही उत्तर होगा ईश्वर प्रेम। तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी की है, इसके कुल 41 प्रकरण हैं। और प्रकरण कौन कौन से हैं नीचे मेंशन किए हुए हैं, 41 के 41, वो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें का शीर्षक क्या है, प्रमुख शीर्षक 41 अगर प्रकरण है तो इसमें देखिए 41 के 41 प्रकरण दे दिए गए हैं, और आगे भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे डैम श्योर। तो इस जितने भी 41 प्रकरण हैं उनको आप रट लीजिए, क्योंकि आपको उसमें छांटने को बोला जाएगा। तो जो पहला आएगा वो है सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, समाज स्वतंत्रता, कृतज्ञता। आगे जो है पवित्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र की परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति, निंदा का भेद, धोखे की टही, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीत, और प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। तो ये हैं टोटल 41 प्रकरण, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो बनेगा प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं कौन कौन सी? तो यहाँ पे तिलक के बारे में बातें लिखी गई हैं, तो वो आपने बताना है कौन कौन सी सही है। रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि 1956 के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और इसमें तिलक के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं वो आपने यहाँ पे छांट के बताना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ACE, यहाँ पे ऑप्शन ए, जिसमें गीता रहस्य में तिलक जी के सुस्पष्ट घोषणा की है कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश दिए थे। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है, तो ऑप्शन इसका सही होगा ए। उसके बाद भारतेंदु के निबंध में, भारतेंदु का इसमें से निबंध छांटना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा सी और ई होगा इसका, वैष्णवता और भारतवर्ष। उसके बाद है लेवी प्राण लेवी, उसके बाद भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उसके बाद अगली जो है इसकी, वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्य स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, कालचक्र, बादशाह दरपर, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये सारे जो निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। अगला जो प्रश्न बनेगा 21वां, इसमें अर्ध संस्कृत स्वर बताना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और ओ। ये अर्ध संस्कृत स्वर है। बाकी अर्ध संस्कृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला होता है। संस्कृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें इस स्वर संस्कृत स्वर
के उच्चारण में मुख्य द्वार कम खुला रहता है और इनकी संख्या 4 है, छोटी ई, बड़ी ई, उ, औ। विवृत स्वर जो है इसमें मुख्य द्वार पूरा खुला होता है, इसकी संख्या 2 है, जिसमें बड़ा आ है। अर्ध विवृत स्वर जो है इसमें मुख्य द्वारा अध खुला होता है, जिसकी संख्या 4 है। आ, ए, ओ, औ, ये 4 हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसको करें इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस कराती हूँ, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीएचडी की, परमानेंट स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की अपडेट देती हूँ। अगर इसी तरह की अपडेट चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको सत्य कथन बताना है, जिसमें सही उत्तर होगा डी। डी में कौन कौन से सत्य कथन है, जिसमें बी आएगा, डी आएगा और ई आएगा। जिसमें सत्य कथन जो बन जाता है वो है, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई प्रवृत्तियों का उद्भावना किया है। वामन की 3 रीतियां कौन कौन सी, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। वैदर्भी रीति में 10 गुण होते हैं, गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण होते हैं, उसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है और समास की अधिकता होती है। पंचाली रीति में माधुर्य और सुकुमार गुण होते हैं। अगला जो प्रश्न विवेकानंद का बनता है, कौन सा कथन सही है इसमें, तो कथन इसमें डी सही होगा। कौन सा, तो मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहस बनो कायर की जरूरत नहीं। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के यहाँ पे कथन छांटने थे जो सही हैं, तो इसमें जो सही होगा वो है डी, जिसमें ए, बी और ई होगा। ए, बी और ई, तो ये आप देख लीजिएगा, ए, बी और ई, ये कथन सही है। अगला प्रश्न हम करेंगे 24वां। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, पंक्ति को उनकी कविता के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित किया हुआ मैं आपको बता देती हूँ सॉरी। जिसमें जो पंक्ति ये पूछेगा, जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, ये रश्मरथी की है पंक्ति। रश्मरथी कविता से ली गई है पंक्ति और इसके जो रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। साकेत की जो पंक्ति है, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हें की पूछ में सकी भय से, मैथिली शरण गुप्त इनके रचनाकार है। सांध्य गीत जो कि महादेवी वर्मा की है और इनकी जो पंक्ति है, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उच्च और क्या है। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का जो कविता है गीत फरोज, उसमें जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान पंक्ति है। अगला जो प्रश्न बनता है कि सत्य किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, तो ये करते हैं गौड़ देश के। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में यह प्रसंग आया है कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य को लोग छोटे नखों को। द्विवेदी जी के अन्य निबंध जो हैं, अशोक के फूल, आम फिर बोरा गए, कुटुज देवदारू, वर्षा घनपति से घनश्याम तक शिरीष के फूल। तो हमने ये आज 25 प्रश्न किए, आगे कल के वीडियो में हम 25 प्रश्न करेंगे और जितने 25 प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को करने के बाद हमने ये एनालाइज किया कि जितने भी आपको गद्य विधाएं लगी हुई हैं उन गद्य विधाओं में किस तरह से इन डेप्थ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, इन सब की जो रचनाएं हैं उनके भीतर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रचनाओं के भीतर के प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न आज हमने 25 प्रश्न किए इन डेप्थ, जो कि हमें पता लगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी भी गतिविधियाँ लगी हैं आप जितना हो सके उनको इन डेप्थ करने की कोशिश करिए ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर कर पाए। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। आगे कराऊं, इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, उसकी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अपनी फीडबैक देते नहीं है, वीडियो को लाइक करते नहीं है, तो आगे भी मुझे कंटिन्यू करने का मन नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको 2020, 21, 22, 23
तक के सारे प्रश्न इसी तरह से इन डेप्थ कराऊं, क्योंकि 2018 से या कह लो 18-19 से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उन प्रश्नों के लेवल आरपीएससी एग्ज़ाम के लेवल के जितना हो गया है। तो बहुत मतलब इन डेप्थ कह लो, इतना प्रश्न पूछा जा रहा है जिससे कैंडिडेट को लगता है कि काफ़ी कठिन है, प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे अगर, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो रचनाएं हैं उन्हीं को इन डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखना और गौर करने वाली बात यही रहेगी। इन डेप्थ मैं इन प्रश्नों को कराऊंगी, तो ये मेरा मकसद यही है, ताकि आप इन डेप्थ इनको समझ सकें, पढ़ सकें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।